वेलकम टू द चैनल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंटर्स। सो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। क्वेश्चन है टीपीए के अंतर्गत कौन अचल संपत्ति नहीं है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है। तो टीपीए के अंतर्गत कॉपीराइट, रॉयल्टी, पूजा करने की बारी, विक्रय व पट्टे का विशेष निष्पादन कराने का अधिकार, इच्छाभोगी किराएदार को भूमि की उपज लेने का अधिकार, भविष्य में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार जो भले ही किसी अचल संपत्ति पर भार हो, यजमान वृत्ति, सिनेमा घरों में लगी वस्तुएं, मशीनें जो ज़मीन से जुड़ी ना हो, अचल संपत्ति को बेच देने का अधिकार देने वाली डिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध अनुप्रमाणन के लिए क्या अनिवार्य है। आंसर है वैध अनुप्रमाणन के लिए 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों का हस्ताक्षर अंतरणकर्ता के सामने होना अनिवार्य है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सिग्नेचर्स होने चाहिए, तभी ये वैध अनुप्रमाणन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए की किन धाराओं में सूचना का प्रयोग किया गया है। तो सूचना का प्रयोग टीपीए में यानी नोटिस का प्रयोग 6 धाराओं में किया गया है। कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा सेक्शन 39, 40, 41, 43, 53 और 53A। वास्तव में नोटिस का उपबंध इसलिए किया गया है कि निष्कपट क्रेताओं के हितों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के सिद्धांत के आधार कौन है। आंसर है सूचना के सिद्धांत के आधार हैं लोकनीति, विबंधन का सिद्धांत और परिकल्पना। सूचना कितने प्रकार की होती है। आंसर है सूचना 3 प्रकार की होती है, वास्तविक सूचना, प्रलक्षित सूचना, अभ्यारोपित सूचना। अभ्यारोपित मतलब इम्प्यूटेड नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलक्षित सूचना किसे कहते हैं। प्रलक्षित सूचना उसे कहते हैं जिसमें संबंधित पक्षकारों को तथ्य का प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं रहता है, परंतु वे ऐसी स्थिति में अवश्य होते हैं कि यदि वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहे तो क्षणिक प्रयास मात्र से यथास्थिति का उसे परिचय प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यारोपित सूचना क्या है। आंसर, यदि किसी व्यक्ति के अभिकर्ता यानी एजेंट को किसी तथ्य की सूचना मिल जाती है तो यह माना जाता है कि उसकी सूचना उसके मालिक को मिल गई, इसे अभ्यारोपित सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट, क्या रजिस्ट्रेशन भी नोटिस माना जाता है। आंसर है रजिस्ट्रेशन उन्हीं मामलों में नोटिस होगा जिनमें प्रपत्र की रजिस्ट्री कानून के अनुसार अनिवार्य है। क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन किन मामलों में अनिवार्य है। आंसर है रजिस्ट्रेशन अचल संपत्ति के प्रत्येक दान, क्रय विक्रय, बंधक या विनिमय यदि मूल्य 100 रुपये या फिर इससे अधिक हो तब अनिवार्य है। इसके अलावा वार्षिक पट्टे या 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पट्टे आदि में अनिवार्य है। ठीक है, यानी मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन किन मामलों में अनिवार्य नहीं है। तो वो कौन कौन से मामले हैं जबकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, आप कराएं या ना कराएं। आंसर है चल संपत्ति का दान कर रहे हो जब आप, तब अनिवार्य नहीं है। 100 रुपये से कम कीमत की अचल संपत्ति की बिक्री में अनिवार्य नहीं है। मासानुमासी पट्टे या फिर 100 रुपये से कम संपत्ति का बंधक आदि में रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, बल्कि ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रलक्षित कब्जा धारा 3 के अंतर्गत नोटिस है। आंसर है प्रलक्षित कब्जा धारा 3 के अंतर्गत नोटिस नहीं है, यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, टीपीए की किस धारा में अनुयोज्य दावे को परिभाषित किया गया है। धारा 3 के पैरा 6 में। ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण। ओके, तो ये स्टार्ट होता है, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण की परिभाषा इस अधिनियम की किस धारा में दी गई है। तो आंसर है कि धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अंतरणकर्ता स्वयं को भी संपत्ति अंतरित कर सकता है। हाँ, संपत्ति अंतरण की धारा 5 की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अंतरणकर्ता स्वयं को भी संपत्ति अंतरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को यानी कि टू हिमसेल्फ शब्द को टीपीए की धारा 5 में किस संशोधन द्वारा अंत्य स्थापित किया गया। ओके, ये जो बात कही गई है कि अंतरणकर्ता स्वयं को भी संपत्ति अंतरित कर सकता है, इस चीज़ को कौन सी धारा में जोड़ा गया टीपीए के अंतर्गत। धारा 5 में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
टीपीए के अंतर्गत। तो ये जोड़ा गया संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 1929 यानी कि 1929 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन मामलों में अंतरणकर्ता स्वयं को संपत्ति अंतरित कर सकता है? आंसर है न्यास के मामलों में न्यास का सृजन करने वाला व्यक्ति स्वयं को न्यासधारी यानी ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है। इसी तरह वक्फकर्ता जो होता है वो भी स्वयं को मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है। मंदिर का संस्थापक अपने को ही सेवायत नियुक्त कर सकता है। इन सभी मामलों में संपत्ति का अंतरण स्वयं को ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्रत्येक वैधानिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति यानी लीगल पर्सन जीवित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं? आंसर है प्रत्येक वैधानिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मतलब लीगल पर्सन जीवित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, किंतु संपत्ति अंतरण अधिनियम के सिद्धांत तत्समय प्रवृत्त विशिष्ट विधियों के प्रावधानों को संशोधित करने वाले नहीं माने जाएंगे। अतः जीवित व्यक्ति यानी लिविंग पर्सन शब्द धारा 5 में विशेष अर्थों में प्रयोग किया गया है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।